गुड इवनिंग एंड होप यू विल बी फाइन। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जीएस फाउंडेशन क्लास, हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया, मुगल एम्पायर, अकबर, तीसरा बादशाह अकबर। अकबर के बारे में हमने आधी बातें कर ली, आधा फसाना बाकी है, तो उस आधी बात को आगे बढ़ाते हैं अकबर के संदर्भ में। तो अकबर के ऊपर जो बात हो रही थी, अब हम कंस्ट्रक्शन वर्क में फतेहपुर सीकरी बाकी है। तो मैं आपको बताऊं, कंस्ट्रक्शन वर्क में फतेहपुर सीकरी, जो आगरा का ही पार्ट है, यूपी, ठीक है। गौर से सुनते जाना है। आगरा से नियर अबाउट 36 किलोमीटर फार अवे in the same district of Agra, there is a place that's called Fatehpur Sikri. There are some mountaineering section. यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से भरतपुर राजस्थान की सीमा लगती है। तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और फतेहपुर से राजस्थान के भरतपुर की सीमा लगती है। फतेहपुर सीकरी में सीकरी नाम की एक पहाड़ी है और फतेहपुर नाम का एक जगह था। जब फतेहपुर को जीत लिया अकबर ने, तो उसको एक ज्वाइंट नाम दे दिया, फतेहपुर सीकरी। सीकरी नाम के पहाड़ी पर एक सूफी संत रहा करते थे जो चिश्ती संप्रदाय के थे, जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था। पहुंचे हुए संत थे और जब अकबर ने अजमेर शरीफ की यात्रा की संतान के लिए रुकैया बेगम के साथ, तो कहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि वो तो डेथ कर चुके हैं, अभी एक जिंदा संत हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये फतेहपुर सीकरी यानी सीकरी गए थे और संत का आशीर्वाद लिए थे और जोधाबाई साथ में थी। संत ने कहा कि पुत्र प्राप्ति होगी या जो भी है। समय के साथ जोधाबाई प्रेग्नेंट हुई, तो अकबर ने राजपुताना को जीतना था, उस स्थान विशेष को, ताकि राजपुताना से उसे गुजरात के तट तक जाने का एक रास्ता मिल जाए और इस तरह से गुजरात के अरब सागर के तट के व्यापार को भी अपने हाथ में ले ले। तो इस ख्याल से राजस्थान से मुझे एक रास्ता चाहिए और राजस्थान के द्वार के रूप में भरतपुर है और भरतपुर को जीतना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फतेहपुर सीकरी पे कब्जा जमाना पड़ेगा। तो सीकरी में आए जनाब, और यही कोई 1569 से लेकर के 1579 के आसपास तक फतेहपुर सीकरी एक टेम्पोररी कैपिटल रह गया। वहीं पर जो है कैंप शुरू हो गया और महल वगैरह तरह तरह की इमारतें बनने लगी और सलीम चिश्ती के आश्रम में ही जोधाबाई रहने लगी। और वहीं पर जो है हम देखते हैं सलीम का जन्म हुआ, यानी जोधाबाई ने अपने पुत्र सलीम को जन्म दी, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। रिमेंबर, जोधाबाई यानी हरखाबाई, बेटा सलीम 1569 में पैदा हुआ, 1627 में मरेगा। 27 साल और 31 साल, अगर देखा जाए तो 60 वर्ष लगभग जीवन उसका रहा। तो हम देखते हैं सलीम का नाम सलीम चिश्ती के याद में रखा गया, उनके आशीर्वाद से पैदा हुआ था। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि सलीम चिश्ती, तो सलीम को सेखू बाबा कह के पुकारता था अकबर। पॉइंट क्लियर। राजधानी बनने लगी, तरह तरह की इमारतें बनी। तो ध्यान से समझिए क्या क्या इमारतें यहां बनी। यहां पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसे जामी या जुमा मस्जिद कहते हैं। एक मस्जिद का निर्माण हुआ, ठीक है। जब सलीम चिश्ती डेथ कर गए तो उनके मजार का निर्माण, सूफी संतों के जो डेथ प्लेस है यानी रेस्टिंग प्लेस, उसे मजार कहते हैं। तो मजार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से अकबर ने करवाया। जहांगीर अपने समय में इस मजार को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, ब्यूटिफाई करेगा, सौंदर्यीकरण के तत्व से मार्बल्स में बदल देगा, तो वो मार्बल से बनाएगा, जो आज मौजूद है।
समय के साथ जो जामा मस्जिद बना, उसके चारों तरफ खड़ी ऊंची बड़ी दीवारें बनाई गई सीकरी के पहाड़ी पर। उस दीवार में, यानी चारों तरफ दीवार में, जामी मस्जिद में एंट्री का रास्ता जो है वह पूरब से है, मेन गेट, जो अभी 5 साल पहले ओपन कर दिया गया, नहीं तो आपको दक्षिण से जाना पड़ता, अब पूर्वी गेट से सब जाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, यहां पर दक्षिण का द्वार है, यानी इसी जामा मस्जिद में एक दक्षिण से बड़ा सा गेटवे है जिसे कहते हैं बुलंद दरवाजा। भारत में सबसे बड़ा दरवाजा है, नाम है बुलंद दरवाजा, जो जामा मस्जिद के दक्षिणी गेट है, गेटवे ऑफ साउथ ऑफ जामा मस्जिद। बुलंद दरवाजे की हाइट और उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो सरफेस से सीढ़ी और बुलंद दरवाजे की टोटल हाइट को अगर ले लें तो ये लगभग 176 फीट हाइट लेती है, 176 फीट हाइट है। तो याद है, अब जो बुलंद दरवाजा है लकड़ी का, तो बड़ा सा दरवाजा है ही, 2 गेट खुलने वाला, पर ऊपर में जो मेहराब है वो ऐसे नहीं है, हाफ है। जब देखिएगा तो ऐसे लगेगा जैसे नाग सांप हो, कोबरा की तरह, हुड की तरह। तो ये है बुलंद दरवाजा का, जैसे ये खड़ा है ना, तो ये है बुलंद दरवाजा ऐसे, और ये पूरा दरवाजा है यहां पर। तो ये बुलंद दरवाजा का, गूगल पे सब मिल जाएगा हाइट। इसको हाफ डोम कहेंगे, अर्ध गुंबद। ये ईरानी शैली में बना है, दक्षिण के रुख से खुलता है। दक्षिण की तरफ क्यों बनाया, अब गौर फरमाइए, ध्यान देना है। यहां पर ये जो दक्षिणी दरवाजा बुलंद दरवाजा है, एक्चुअली जब वो फतेहपुर सीकरी में अकबर है तो इसने गुजरात विजय किया। मैंने कहा ना राजस्थान से गुजरात के लिए रास्ता चाहिए। गुजरात विजय करके वहां के राजा को हराकर, ठीक है, लौट आया। कब? 1572 में लौटा था कि सूचना मिली कि वहां पर फिर से विद्रोह हो गया, बगावत कर दिए। तो आनन फानन में अकबर लौट चला और ओनली इन 11 डेज पूरे राजस्थान को पार कर गुजरात पहुंच गया, ओनली इन 11 डेज। और उसकी सेना पीछे, और कुछ जांबाज अहदी, उसकी जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे अहदी कहलाते, उसको लेकर पहुंच गया गुजरात, और फिर गुजरात को शांत कर दिया। तो 1572 और ये दूसरा जो है 73 मिल करके कहते हैं गुजरात विजय। इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, क्योंकि वहां से साउथ के डायरेक्शन में ही गुजरात है। तो इन द मेमोरी ऑफ गुजरात विक्ट्री ही कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा एज ए साउथ वे गेट ऑफ जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी। अब जब गुजरात पहुंच गया तो कुछ बातें सुन लीजिए। 1572 में जब वो गुजरात गया तो एज ए अकबर सेल्फ पहली बार समंदर देखा, तट तक गया, पहली बार अकबर समंदर देखा। और देखा ही नहीं, पुर्तगाली व्यापारी वहां बहुतायात रहा करते थे, तो पुर्तगाली व्यापारियों से मिलने एक बिजनेस डेलीगेट्स के रूप में वह उसके जहाज पर भी गया। जहाज पर पुर्तगालियों से मिला, बातचीत हुई और आमंत्रित किया, यू हैव टू इनवाइटेड टू कम आगरा एंड स्टार्ट ट्रेड विद मुगल एम्पायर। तो व्यापार का निमंत्रण भी दिया। अब हम देखते हैं ये पुर्तगाली ट्रेडर्स आगरा आए समय के साथ, और आगरा में आए तो कुछ खास चीजें लेकर आए। गौर फरमाएंगे रामेंद्रा 2। पुर्तगालियों ने क्या क्या लाए आगरा में, जब वो मुगल के दरबार आगरा में आए तो अकबर के दरबार में लेकर आए आलू। भारत में पहली बार आलू की फसल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मक्का पहली बार भारत में, ठीक है, पाइनएप्पल पहली बार, टोमेटो टमाटर पहली बार, तंबाकू पहली बार, पपाया पहली बार। तो आपने देखा तंबाकू, अनानास, टमाटर, पपीता और आलू,
ये सब जो चीजें पहली बार लाया गया। अब ध्यान देंगे, इससे पहले इंपोर्ट होता था, लेकिन अब यह फसल के तौर पे उत्पादन शुरू हुआ। तो पुर्तगाली जो है आगरा में अकबर के लिए भेंट स्वरूप क्या सब लेकर आए, ये सब। ये पुर्तगाली इन चीजों को कहां से लाए, तो ये चीजें जो हैं दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका की पैदावार है, जिसे हम देखते हैं जिसे हम देखते हैं कि ये लेकर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये चीजें घर कर गई। अब हम देखते हैं, चलिए ये भी बात हम समझ गए कि ये बात हुई। तो ये खास करके सवाल पूछता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट पर बात करते हैं, जरा गौर फरमाइए। अब अगली कड़ी में आता है ये कि फतेहपुर सीकरी में और क्या क्या बनाया। तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनाया, 5 मंजिली इमारत जिसमें दरवाजे नहीं हैं, पिलर है, फ्लोर है, पिलर है, फ्लोर है, और लगभग 250 के आसपास पिलर्स हैं। कोई भी 2 पिलर सिमिलर नहीं है। इस पंचमहल में जितने पिलर्स हैं वह भारत के जितने भी सांस्कृतिक वास्तुकला के संदर्भ में जितने भी रीजनैलिटी है, क्षेत्रीयता है, क्षेत्र है, हर क्षेत्र की वास्तुकला को यहां पर इसने उतार दिया। इस आधार पर उसके पंचमहल को देखते हुए यह कहा जाता है कि अकबर ने ना सिर्फ राजनीतिक रूप से पूरे भारत को एकीकरण किया, बल्कि सांस्कृतिक वास्तुकला के क्षेत्र में भी इसने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया, जिसका नमूना हमें पंचमहल में मिलता है। पंचमहल निर्माण का उद्देश्य महारानियों के लिए, जनानियों के लिए, हवाखोरी के लिए बनाया गया था। यहां पर उसने 1575 में एक बड़ा सा बैठक बनाया जिसको कहते हैं इबादत खाना। इबादत मतलब प्रार्थना, ईश्वर का अनुराग करना। तो इबादत खाने की स्थापना इसने की, और इबादत खाना का उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के आचार्यों को बुला करके उनसे आध्यात्मिक तौर से बातचीत करना और एक सही डिसीजन पर पहुंचना। यानी यह आध्यात्मिक रूप से विभिन्न धर्मों के आचार्यों से बातचीत करता, विवाद करता। ये गुड क्वेश्चन होता है। इबादत खाना बनवाया, ठीक है। जितने भी स्टाफ थे, हर स्टाफ के लिए उसने उस पहाड़ी पर कुछ महल बनवाए, कॉटेज बनवाए, क्वार्टर्स बनवाए, जिसे हम और आप स्टाफ क्वार्टर कहते हैं। वह जो नवरत्न थे, नवरत्नों की कोठियां बनी, सबकी अपनी पर्सनल, जैसे कलेक्टर का, डीएम का बनता है ना, तो नवरत्नों की कोठियां बनी। चाहे मान सिंह का हो, भगवान दास का हो, टोडरमल का हो, तानसेन का, सबकी। जोधाबाई का भी घर अलग बना, मरियम मकानी का कोठी बना, हमीदा बानो की कोठी अलग थी, तो सबकी कोठियां थी। ये याद रखिएगा कि जितनी भी कोठियां हैं यहीं बनी। स्टाफ क्वार्टर यहां बना, पंचमहल यहां बना, इबादत खाना यहां बना, जामी मस्जिद यहां बना, बुलंद दरवाजा यहां है, और एक जगह बनाया, एक मीनार, टावर जैसा। तो मीनार को कहा गया कुश्क ए मीनार। मीनार मतलब लंबा कोई चीज जो एक तरह से गुंबद के रूप में हो, और कुश का मतलब होता है शिकार करना। तो कुश ए मीनार यानी कि शिकार करने वाला मीनार। अकबर जिस पर बैठ करके तीर से, उस टाइम में बंदूकें तो नहीं थी, तीर से निशाने लगाता और हिरन, बाघ, चीता, भालू, खरहा, लोमड़ी जो भी छोड़ के रखा था उस जंगल में, उसको मारता। तो ये चीज है, कुश्क ए मीनार इसने बनवाया। पॉइंट क्लियर। अब आइए, अगला है हमारा जो फतेहपुर सीकरी है, उसको आप फिनिश्ड कर दीजिए, बैक हो जाइए। कंस्ट्रक्शन वर्क फिनिश्ड। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि उसके दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 स्कॉलर्स लोग थे, जो कोई अच्छे सेनापति थे, अच्छे मनसबदार थे, कोई गायक था, कोई रेवेन्यू स्पेशलिस्ट था, ठीक है ना, कोई सेना के तौर पर, कोई इतिहासकार है, कोई शेर व शायरी करने वाला है। तो ऐसे लगभग 9 स्कॉलर्स थे, अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर। ऐसे मास्टरपीस व्यक्तियों को
इन्होंने नवरत्न का दर्जा दिया। और ये नवरत्न जो थे उनका नाम का मैं गिनती करवा रहा हूं। नवरत्नों में एक था फैजी। फैजी जो है वह शायर था, तो फैजी, चलिए एक पॉइंट। दूसरा नवरत्न फैजी का छोटा भाई भी था, अबुल फजल। और अबुल फजल कोर्ट हिस्टोरियन है। अबुल फजल कोर्ट हिस्टोरियन है, दरबारी इतिहासकार, जिसको आप जानते हैं इसने तजूके बाबरी का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में किया, बाबरनामा के नाम से। इसने अकबर का पूरा इतिहास 3 वॉल्यूम में लिखा। फर्स्ट वॉल्यूम को आप कहते हैं अकबरनामा, सेकेंड वॉल्यूम को कहते हैं आइन ए अकबरी, जिसमें अकबर के समय के रेवेन्यूज, टैक्सेस से रिलेटेड रूल्स हैं, नियम हैं, रेवेन्यू सिस्टम है, आइन ए अकबरी। और तीसरी किताब का भी नाम है आइन ए अकबरी 2। तो अकबरनामा, आइन अकबरी, आइन अकबरी 1 2 3, 3 वॉल्यूम। वॉल्यूम को जिल्द कहते हैं। तो 3 जिल्द है अकबरनामा। ये तीनों का लेखक जो है अबुल फजल है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पर। तीसरा जो नवरत्न है वो है अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो बहुत बड़ा कवि था, हिंदी में कविता लिखता। रहीम के दोहे हम और आप पढ़ते हैं और सवाल ऐसे आते हैं, क्या अकबर काल का या मुगल काल का वह मुसलमान कवि जो हिंदी में कविता लिखता था? तो जवाब आप क्या देंगे? यही। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या होता है? तो देखा आपने 3 आ गए। अब एक था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का नाम कुछ और था, लेकिन पॉपुलर इसी से है, मुल्ला दो प्याजा। कहते हैं वो खाने के बाद अक्सर 2 प्याज एक्स्ट्रा लेके खाता, तो उसको नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा, और जो अकबर ने नाम दिया। 4 हो गए। 5वें नंबर पे आते हैं भगवान दास, जो जोधाबाई का भाई था, चचेरा भाई। यानी देखा जाए तो भगवान दास जो है ऐश्वर्या राय का भाई था पिक्चर के हिसाब से, पर कहने का मतलब है ये। तो भगवान दास एक है, वो मनसबदार था, ताकतवर इंसान था। अब भाई भगवान दास का बेटा मान सिंह, यानी ऐश्वर्या राय यानी कि जोधाबाई का भतीजा मान सिंह है। मान सिंह जो है एक तगड़ा मनसबदार था, बहुत बड़ा सेनापति, सेनानी था, तो मान सिंह आया। अगले पॉइंट पर आइए। 2 हो गए, तो 4 और 2 6 हो गए। 7वें नंबर पे कौन है? याद रखना है 7वें नंबर पे है इसका नाम है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे, रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद इसने अकबर ने इसको यहां बुला लिया, और राजा टोडरमल जो है को राजा की उपाधि भी इन्होंने ही दी। ये अकबर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चीफ था, और इसके नेतृत्व में अब फिर से जब्ती प्रणाली को रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो राजा टोडरमल। 8वें नंबर पे है बिरबल, जिसका एक्चुअल नाम राजा महेश दास है। राजा की उपाधि अकबर ने दी। महेश दास एक कृषक था, और कृषक जो है वो नारनौल का था, हरियाणा के नारनौल का। उसको नाम मिला वीरवर, लेकिन एक्चुअली वो हो गया बिरबल। बिरबल जो है यस मैन था। यस मैन का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाने वाला। लेकिन सिर्फ इतना ही तक नहीं था। बिरबल जो है उसने जिद कर दी कि मैं भी युद्ध में जाऊंगा, कभी युद्ध नहीं देखा हूं। अकबर ने कहा मत जाओ, मारे जाओगे। मित्रता भाव था, फिर भी नहीं माना। तो मान सिंह को कहा मान सिंह ले जाओ इसे, पर देखना युद्ध में कूद ना जाए, दूर ही रखना। तो यूसुफ जाई कबीले से लड़ने के लिए 1597 में
नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पे गया था, मानसिंह तो ले गया। जब युद्ध भूमि में आप होते हैं और जब आपके मित्र लड़ रहे होते हैं तो खुद भी मन करता है तलवार उठा लो, चाहे चलाना आता हो या नहीं। वही हुआ, बिरबल ने तलवार उठा ली, युद्ध किया, पर बहुत जल्दी अभिमन्यु बन गया, तात्पर्य मारा गया। तो बिरबल खटिया पे सोते हुए नहीं मरा, बीमारी से नहीं मरा, युद्ध के मैदान में मरा है बिरबल, तो ये याद रखिएगा। तो बिरबल नारनौल हरियाणा से था, ओरिजिनल नाम महेश दास, राजा की उपाधि अकबर ने दी और अब उसे बिरबल के नाम से जाना जाने लगा। 1597 में वो युद्ध भूमि में मारा गया। नौवा है मियाँ तानसेन या तानसेन। तानसेन का एक्चुअल नाम राम तनु पांडे। ये जनाब तो थे गुजरात के राजा के यहाँ दरबारी थे संगीत। समय के साथ रीवा के राजा के यहाँ आए और रीवा के राजा के यहाँ से अकबर ने इसे अपने यहाँ बुला लिया। तानसेन ध्रुपद गायक थे, राग मल्हार गाते थे, दीपक राग गाते थे, बहुत बड़े सिंगर थे। कहते हैं जब गाते थे तो दीपक जल उठता, बारिश हो जाती थी। हकीकत है ये सब होता है, पर चलिए कैसे उस पर डिस्कस नहीं। तो राम तनु पांडे समय के साथ तानसेन के रूप में पॉपुलर हुए, लेकिन वो जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए थे। तो ये नौवें हैं। तानसेन जब मरे तो ग्वालियर में इनकी समाधि बनाई गई, रेस्टिंग प्लेस। तो ग्वालियर में अभी भी हर वर्ष मध्य प्रदेश सरकार तानसेन समारोह मनाती है और तानसेन पुरस्कार इन द सेक्टर ऑफ म्यूजिक्स कन्फर्ड करती है, लोगों को वितरित करती है। यह हो गया नवरत्न, जाने दीजिए। अब आइए, तुलसीदास जो थे, गोस्वामी तुलसीदास, वह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास को भी इन्होंने कहा था अकबर ने कि आप आइए हमारी दरबार की शोभा बढ़ाइए। तुलसीदास ने कहा संतन को सिकरी सौ को काम, यानी संत महात्मा लोगों को राजधानी से, राज दरबार से क्या लेना देना। इस ख्याल से जो है वो नहीं आए। 1580 में पेट में वाटर ज़्यादा हो जाने से, जिसे उदर रोग कहते हैं या जलोदर रोग होने से डेथ कर गए। लेकिन समय उन्हीं का है। अकबर जब शासन कर रहा है तो याद करना है, अकबर का काउंटर पार्ट यानी समकक्ष और समकालीन इंग्लैंड में कौन थी? तो एक रानी थी जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थे वो अकबर की काउंटर पार्ट है, समकालीन है। याद रहे क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 में होती है और अकबर का 1605 में, तो उसका समकालीन हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब यहां तो हो गया तुलसीदास का। ये हम देखें तानसेन के एक क्लासमेट, क्लास फेलो जो म्यूजिशियन ही थे, वो थे बैजू बावरा, जो तानसेन से भी बड़े संगीतज्ञ थे। और तानसेन जो है चूंकि एक बड़ा ब्रांड को ज्वाइन कर लिए तो वो फेमस हो गए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, बैजू बावरा ने इस तरह के किसी भी ब्रांड को ज्वाइन नहीं किया तो वो एक ब्रांड नहीं बने। पर बैजू बावरा तानसेन से बहुत बड़ी चीज थे। तानसेन और बैजू बावरा के दोनों के गुरु नरहरि दास थे। और नरहरि दास जब गीत गाते थे तो जो चाहते वही हो जाता था, और इतने भाव विभोर होकर गाते थे कि कहते हैं देवता भी उपस्थित हो जाते थे। और नरहरि से जब गीत सुना अकबर ने तो तानसेन से भी अच्छा लगा। तो ये चीज़ है, पर वो कहीं जाते नहीं, मंदिर में रहते थे। तो ये है आपका। अब आइए, अब अकबर ने किस वर्ष क्या किया उस पर सवाल होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। चार 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है।
वेल बेटा, कम बैक। शुरुआत करें फिर। तो ध्यान देना है, अकबर के संदर्भ में बातें चल रही है, नवरत्न के ऊपर जिक्र हो गया। अब हमें बात करनी है उसके समकालीन समकक्ष, ये भी बात हो गई। अब अगला कड़ी है ये, अकबर ने किस वर्ष क्या किया, वो एक सीक्वेंस है, गौर फरमाएंगे। अकबर के टाइम को देखें तो हम 1556 से 62 बैरम खान की उपस्थिति है। 1562 बैरम खान का पतन या अंत। 1556 से 1564 इसका ये टाइम पेटीकोट गवर्नमेंट कहलाता है, पर्दा शासन कहलाता है, जहां जनान खाने की स्त्रियां ज्यादा हावी थीं शासन प्रशासन पर और अकबर के ऊपर, इसलिए इसको पर्दा शासन कहते हैं। 2 स्त्रियां ऐसी हुई जो प्रधानमंत्री हुई, माहम अनगा और जीजी अनगा वजीर बनी। ठीक है, अब आइए, अब हम देखते हैं 1561 मालवा विजय। मालवा जो है मध्य प्रदेश का एक रीजन है। मालवा रीजन बहुत फेमस है। मालवा रीजन में देखते हैं मांडू नाम का जगह है। मालवा का राजा था बाज बहादुर और उसकी पत्नी रानी जो थी रूपमती। बाज बहादुर एक अच्छा सिंगर म्यूजिशियन और पत्नी जो थी रूपमती वह एक अच्छी नृत्यांगना थी। दोनों रस में डूबे रहते थे। मांडू का किला जो है, उस किले के एक तरफ एक झील और दूसरी तरफ दूसरी झील है, और दोनों के बीच में मांडू का किला, अगर हम एक साइड के डायरेक्शन से देखें तो ऐसा लगता है जैसे जहाज हो पानी में। इसीलिए उस महल का नाम, मांडू के किले का नाम जहाज महल है। मांडू थोड़ा मिस्टी मिस्टी एरिया है, थोड़ा धुंधला बना रहता है, थोड़ी ठंडक बनी रहती है। मांडू बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो मालवा का ये राजा था। मालवा विजय के लिए अकबर ने अपने कोका पिता मुनीम खान को नेतृत्व प्रदान किया और अपने कोका भाई जो माहम अनगा का बेटा था अधम खान, उसको भेजा और सेना भेजी। जीत के आ गया, लेकिन बाज बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार अधम खान ने नहीं किया। इस बात की शिकायत अधम खान के संदर्भ में बाज बहादुर ने अकबर से किया आगरा आने पर। अकबर चाहता था कि भारत के जितने उत्तर भारत के राजा महाराजा हैं, शक्तिशाली शासक वर्ग हैं, उन सब के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाओ, सिक्योरिटी, उसको आंतरिक स्वतंत्रता दीजिए, और उसको मुगल की तरफ से भी बोलिए कि मुगल की तरफ से जॉब करें, मनसबदार रहें, सेनापति रहें, थोड़ी बहुत टैक्स दे और अपना एक तरह से स्वायत्त शासन करें, इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं होगा, इससे मुगल मजबूत होगा। ये चीज़ है। और वो भी, और वहाँ के जो बड़े बड़े जानिसार जांबाज राजपूत लोग हैं, वो सेना में भर्ती होके अकबर की मजबूती प्रदान करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो बाज बहादुर के शिकायत पर इसने इसको छत से फिकवा के अधम खान को मरवा दिया। ये क्वेश्चन आता है, पॉइंट के लिए। 62 में हम देखते हैं क्या काम किया, और 63 और 64 ध्यान देना है। एक था गुलामी की प्रथा। युद्ध में जब किसी को जीता जाता तो जितनी सेनाएं थीं उनको गुलाम बना लिया जाता। दास प्रथा, गुलाम प्रथा। अकबर ने 1562 में गुलामी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई युद्धबंदी गुलाम नहीं बनाया जाए। 63 में तीर्थ यात्रा कर डिमोनाइज, खत्म कर दिया, जो सिकंदर लोधी ने लगाया था। 1564 में इल्तुतमिश ने जो जजिया टैक्स लगाया था, उस जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया। 65 में उसने गढ़ कटंगा की विजय की और गोंड रानी दुर्गावती को हरा के किया। तो एक हमारे आदिवासी ट्राइब्स थे गोंड, जो आज भी हैं लाखों में, उनकी संख्या तो करोड़ प्लस होगी। तो गोंड जो है उनका राज था, आदिवासी राज, ट्राइबल्स किंगडम, जिसको गढ़ कटंगा राजधानी कहते, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में, उसको पराजित किया। ठीक है, तो दुर्गावती जो है चारों तरफ से घिर गई तो सेल्फ सुसाइड कर ली, और अकबर भी यहां पहुंचा था। अकबर एक महिला से यहां युद्ध किया है। ठीक है, अब आइए
गढ़कटंगा पे युद्ध का उद्देश्य था हाथी का सप्लाई बना रहे, लकड़ियों का सप्लाई बना रहे और रण बांकुरों को अपने युद्ध में लाए। और गढ़कटंगा जब कब्जे में आएगा तो फिर आगे की लड़ाई जारी हो सकती है, मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में पहुंचा जा सकता है। ये रीजन था। चलिए अब देखते हैं अकबर ने 1567 से लेकर 1577 तक 10 वर्ष तक पूरे साम्राज्य की जमीन का पैमाइश करवाया, उसके रेवेन्यूज डिक्लेयर किए, कैटेगरीज बांटी गई जमीन की 4 भाग में, जो बहुत उपजाऊ है, जो कम उपजाऊ है, जो कभी कभी उपजता है, जो बिल्कुल नहीं उपजता। तो इस तरह से पोलज, चांचर, ठीक है। तो पोलज जो था जो हर बार फसल देता था, चांचर जो था जो 3-4 साल पर एक बार देता था, और जो जंगल थे परती, परती जो कभी फसल नहीं देती थी, जो घास के मैदान होते, तो परती सबसे वर्स्ट होता, पोलज सबसे बढ़िया होता, ठीक है ना। तो ये सब करवाया, सबकी रेवेन्यू तय की। इसको भी कहते हैं जब्ती प्रणाली। तो अकबर की जो हुरासा व्यवस्था थी जब्ती प्रणाली कहलाई। टोडरमल बंदोबस्त यहां फिर कहलाया। टोडरमल ने ये सारे काम किए थे। और हाँ, जमीन को 4 कैटेगरी में बांटा। एक बात और, अब जो है टोडरमल रेवेन्यू ऑफिसर है, ये ध्यान में, जब्ती प्रणाली है, जमीन की मापजोख कहलाई। तो इसलिए चूंकि ये 10 साल में जाके सर्वे करके तैयार हुआ 1567 से 77, इसलिए इसको कहते हैं आइन ए दहशाला। आइन का मतलब नियम, 10 साल के बनाए गए नियम। आइन ए दहसाला, इट वाज रेवेन्यू सिस्टम। समझ आ गई बात? अब आ गया। हमने देखा 1572-73 गुजरात विजय हुआ और बुलंद दरवाजा का निर्माण शुरू हो गया। 1575 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा विजय किया गया। मान सिंह के नेतृत्व में और भी जांबाज गए थे। 1576 25 जुलाई को फाइनली हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध फाइनलाइज हो गया था। तो 25 जुलाई 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन, आप भी जानते हैं, हाकिम हुक्काम था और मान सिंह गया था, और उधर से चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप थे। लड़ाई हुई, पर महाराणा प्रताप गोरिल्ला वॉर किए, छुपा हुआ, अचानक हमला करो निकल लो, फिर हमला करो निकल लो। ये कहते हैं कि जीत नहीं पाया अकबर की सेना, पर महाराणा प्रताप भी हारे नहीं, पर चित्तौड़गढ़ से उनको निकलना पड़ा और जंगल में शरण लेना पड़ा। अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप जो थे, उनका घोड़ा चेतक था, उनका हाथी का नाम मालूम है ना क्या था? राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप जो हैं अब क्या करते हैं, जंगल में हैं, भील सेना उनके साथ थी, ठीक है। और हकीम खां सूर जो था वो एक इनका हस्ती सेना का सेनापति था। ये सब मिल के लड़े, पर कहने के लिए आप कह सकते हैं हार गए, पर अब नए इतिहास में ये हारा हुआ नहीं बताया जाता, विजयी बताया जाता है। अब क्या होता है, जंगल में रहे, घास की रोटी खाई, ये सब चीज़ें हम और आप जानते हैं। 1597 में महाराणा प्रताप अपने धनुष पर डोरी चढ़ा रहे थे, धनुष टूटा, सिर में चोट लगने से डेथ कर गए। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु एक्सीडेंटल है, धनुष के चोट से है। 1597 पॉइंट क्लियर। महाराणा प्रताप का जो पुत्र हुआ अमर सिंह, उसने भी कभी झुके नहीं मुगल के सामने, यानी उदयपुर यानी चित्तौड़ यानी सिसोदिया राजपूत मुगलों की अधीनता कबूल नहीं की, यही माना जाएगा। और सबसे पहले राजपूताना का वह शासक या राज जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, आमेर, जयपुर, कछवाहा राजपूत, भारमल, बिहारीमल। जिसने नहीं कबूल की वो सिसोदिया, उदयपुर। अब अमर सिंह को जहांगीर ने बाद में चलकर पत्र लिखा और कहा कि वी आर गुड फ्रेंड, व्हाई नॉट वी हैव टू बी कम टुगेदर, यानी हम लोग एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आप आइए मुगलों के साथ रहिए बराबर के लेवल पे। तो गए और मनसबदार बने। तो वो दोस्ती थी, अधीनता नहीं। तो ये था। तो चलिए यहां भी बात हो गई।
अब अगली कड़ी में 1578 में इसने अकबर ने जात व्यवस्था की शुरुआत की। जितने भी उसके ऑफिसर्स थे, जिन्हें जनरली मनसबदार कहते, उनके वेतन तय किए गए। तो जब पर्सनल सैलरी तय होता है उसको कहा जाता है जात। और 1580 में जितने भी मनसबदार थे उनको कुछ अकाउंटेबिलिटी दे गई। क्या कि आप इतने घोड़े, इतने खच्चर, इतने गधे, इतने इंसान, इतने पदाती, इतने हथियार, इन सब का देख रेख आप करेंगे। आपके लीडरशिप में ये हमारी सेना की टुकड़ी रहेगी। यानी 4 कंपनियां आप, 2 कंपनी आप, समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो ये चीज है। तो जिसको कहा गया सवार, तो हर जात पाने वाले मनसबदार के साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी जोड़ दी गई कि आप ये 5000 सेना तो आप 3000 सेना को देखेंगे, मेंटेन करेंगे, बट तनख्वाह हम देंगे, सारे खर्च हम देंगे, पर अंडर योर लीडरशिप यू हैव टू मेंटेन इट। वेन एवर आई नीड कॉल यू, और आप लड़ने के लिए आ जाएंगे या जहां बोलूंगा वहां जाएंगे। तो हर मनसबदार को कुछ न कुछ घोड़े, सेना तैयार रखने पड़ते, इसे सवार कहते। और उन सभी सवारों का जो वेतन होता वो, और मनसबदार का जो पर्सनल वेतन होता, वो दोनों मिलकर के इकट्ठा मनसबदार को दिया जाता। अपना वेतन काट के बाकी का वेतन डिस्ट्रीब्यूट कर देता अपने सिपाहियों में। तो जात पर्सनल सैलरी, सवार अकाउंटेबिलिटी। तो जात और सवार मिलकर के कहलाया मनसबदारी सिस्टम। तो ऑफिसर्स को मनसबदार कह रहे हैं, और जो इसे मनसब मिला वो क्या मिला? जात और सवार। जात सवार को मनसब कहेंगे, ये मनसब जिसको मिला उसे मनसबदार कहेंगे। मनसबदार क्या है? जस्ट लाइक ए आईएएस रैंक के ऑफिसर, चाहे डायरेक्टर बनिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनिए, सेक्रेटरी बनिए, समझ गए ना, वैसे। तो ये बात। अब आगे आइए। तो मनसबदारी व्यवस्था किसने लाई? ये। अब आइए, जो बड़े बड़े मनसबदार होते उनकी जो तनख्वाह होती थी कैश में, डायरेक्ट ऐसे नहीं दे दी जाती। अब मान लेते हैं मैं मनसबदार हूं, मेरा 5000 का जात पर्सनल सैलरी है और 10,000 इन सवारों का वेतन है, तो 10,000 और 5,000 15,000 हुआ। अब हमारी सैलरी 15,000 फिक्स है। अब देखा जाएगा कि किस क्षेत्र की रेवेन्यू को अगर हम एक सर्कुलेशन कर दें तो ये 15,000 साल में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 300 एकड़ का एक क्षेत्र है जहां से साल में 15,000 इनकम आ जाता है रेवेन्यूज के तौर पे। तो अब वो जमीन का टुकड़ा को आइडेंटिफाई कर देगा कागज पर, इस गांव की ये जमीन जिसकी चौहद्दी ये है, ये सुनील कुमार मनसबदार के वेतन के तौर पर दिया जाता है, इसकी रेवेन्यू हमारे पास आएगी। हम डायरेक्ट जाके रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करेंगे। देयर इज ए पर्टिकुलर ऑफिसर हु कलेक्ट द रेवेन्यू एंड देन transfer to in my account. I have not need to go there for collection or any point of view. That money will be transferred to us. But that land is considered my जागीर। यानी वो जो जमीन है जहां से हमारी रेवेन्यूज वेतन के रूप में आती है वो मेरा क्या हो गया? जागीर। तो जागीर का मतलब है ऐसे मनसबदार जिनका वेतन किसी जमीन के टुकड़े के रेवेन्यूज के तौर पे दिया जाता है, वो जमीन का टुकड़ा उस जागीरदार मतलब मनसबदार का जागीर कहलाएगा। तो जागीर लाइक ए सैलरी, जो एक जमीन का टुकड़ा है जिसका रेवेन्यू को आप जागीर कहते हैं। तभी तो आज भी लेकर कहते हैं बाप का जागीर है कि लेने आए हो। और जिसको वेतन जागीर के तौर पे मिलती वो मनसबदार को एक निकनेम मिलता, जागीरदार। समझ में आई बात? तो जागीरदार। अब आइए, पर कुछ राजपूताना के राजा महाराजा थे, मान सिंह है, जसवंत सिंह है, जय सिंह है, और वो लोग तो काफ़ी स्वायत्त हैं अपने क्षेत्र में, फिर भी मुगलों के यहाँ मनसबदारी करते हैं, एक अच्छा अटैचमेंट है। तो इस ख्याल से देखा जाए तो ऐसे जो थे उनका जो राज्य था, जैसे जयपुर राज्य है, तो उसको क्या कहा जाता? वतन। राजपूत लोग अपने राज्य को वतन कहते हैं, ए वतन, ए वतन, देश वतन। तो उनको जो वेतन दिया जाता एज ए जागीर, वह उनके वतन से बाहर नहीं, उन्हीं के वतन में एक क्षेत्र एक्वायर कर दिया जाता। तो ऐसे मनसबदार जो राजपूत थे उनको जो जागीर दिया जाता उनके वतन में दिया जाता, इसीलिए उन्हें वतन जागीर कहते, वतन जागीरदार कहते। तो मनसबदारी
मनसब, जात, सवार, जागीर, जागीरदारी सब समझे। अब 1579 में अकबर ने क्या किया, दीन ए इलाही नाम से एक विचारधारा लोगों के सामने रखी, जो एक विचारधारा थी, और इस विचारधारा को पसंद नहीं किया मौलवियों मुल्लाओं ने। उसने कहा कि मैं आपका जो है खुतबा नहीं पढ़ूंगा, आपके लिए अल्लाह से इबादत नहीं करूंगा जुम्मे के रोज, शुक्रवार के रोज बड़ी मस्जिद में। क्यों? क्योंकि इसमें दीन इलाही के तहत अकबर ने एक पत्र जारी किया जिसको कहते हैं महजरनामा। महजरनामा का पूरा मजमून तैयार किया था अबुल फजल ने। और महजरनामा का मतलब है कि अकबर ने खुद को मसीहा घोषित किया, मैसेंजर घोषित किया, पैगंबर घोषित किया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद वो मैं ही हूं। क्योंकि एक सोच थी इस्लाम में कि 1000 साल बाद आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद साहब फिर कोई मसीहा आएगा, तो वो मैं क्यों नहीं। तो महजरनामा घोषणा किया, मुल्ला लोग बिगड़ गए, खुतबा नहीं पढ़े। इसको कहते हैं खुतबा विद्रोह, महजरनामा की घोषणा। अकबर ने खुद अपना खुतबा पढ़ लिया, याद रखिए। अब 1580 में आते हैं, तो अब क्या करता है अकबर, अपने तमाम साम्राज्य के प्रोविंसेस को अब 10 और 2 12 प्रांतों में बांट दिया, और मरने तक उसके 15 प्रांत हो गए थे, क्योंकि दक्षिण के भी 3 प्रांत जीतेगा। तो देयर वेर 12 प्रोविंस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अकबर इन 1580, एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 1605 इट वाज 15 प्रोविंस। तो ये याद रखिएगा। और अब उसने 1580 में अपना एक पर्सनल बॉडीगार्ड एस्टैब्लिश्ड किया, जैसे हमारे राष्ट्रपति का भी पर्सनल बॉडीगार्ड है। और पर्सनल बॉडीगार्ड में इसने 80,000 घुड़सवार रखे थे, और एक एक को चुन चुन कर रखा था, जैसे द ममी पिक्चर में घुड़सवार सेना जो है ऐसे। और इस सेना का नाम था अहदी। यानी अगर मानसिंह बगावत कर दे, बड़े बड़े मुस्लिम तुर्की जो सेनापति थे, अगर वो सब बगावत कर दे, तो अगर मुसलमान सेनापति सब बगावत करे, तो जो हमारे राजपूत सेना है वो चेकमेट कर देगी। अगर राजपूत बगावत करेगा तो ये तुर्की की सेना चेकमेट कर देगी। तुम दोनों बगावत करोगे तो मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड लड़ लेगी। अहदी, ये अकबर था। तो इस तरह से उसने अहदी को स्टैब्लिश किया। पॉइंट क्लियर? अब आते हैं 1582 में अकबर ने उस विचारधारा दीन इलाही को सुलह ए कुल नाम से एक धर्म बना दिया। तो डिक्लेयर्ड ए न्यू रिलीजन सुलह ए कुल नोन एज तौहीद ए इलाही। तो तौहीद ए इलाही बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सुलह ए कुल, यानी सभी जीवों में आत्मा एक ही है, जीव एकत्व का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ वननेस ऑफ बायोस, ये कहा गया। तो इस तरह से उसने किया। पॉइंट क्लियर? अब ध्यान दें। तो सुलह ए कुल में क्या था? जो भी इस धर्म को अपनाएगा वो शाकाहारी होगा, वेजिटेरियन, एक खास पगड़ी बांधेगा, जिंदा रहते ही अपने मृतक से जुड़े संस्कार पूरा कर लेगा, भोज भात चावल दाल सब खिला पिला देगा लोगों को। अकबर की एक तस्वीर पगड़ी में रखेगा, रविवार को उसके पीठ को सस्त किया जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा अकबर के द्वारा। इस धर्म जो है सूरज भगवान की पूजा करेगा, सन गॉड की पूजा करेगा। संडे रविवार का दिन अकबर उसे मंत्र देगा, बैप्टिस्ट करेगा, बैप्टिज्म। और ये जो लोग हैं, अबुल फजल इसका मुख्य पुरोहित था, और इस धर्म का प्रधान अकबर स्वयं था। कुल मिलाकर के 17 लोगों ने इस धर्म को अपनाया। इन 17 में एकमात्र हिंदू बिरबल था, वो फंस गया। ये धर्म आगे नहीं बढ़ा, पर सवाल बना। नेक्स्ट 1583 1583 में अब अकबर
एक कैलेंडर इस्तेमाल करता है, कैलेंडर इंट्रोड्यूस करता है, एक पंचांग, एक कैलेंडर, एक पंचांग, एक संवत शुरुआत करता है, जिसे कहते हैं इलाही संवत, क्योंकि एक धर्म चलाया तो इलाही संवत, ये ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो याद इसने 83 में चलाया और 1582 में जब ये सुलह कुल की स्थापना करता है तो रोम में क्रिश्चियन कैथोलिक पोप, जिसका नाम है पोप ग्रेगोरियन, एक इंग्लिश कैलेंडर इंट्रोड्यूस करता है जो आज भी चल रहा है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, नोन एज ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं 1586 में कश्मीर के राजा यूसुफ शाह चक को मान सिंह ने नेस्तो नाबूद करके कश्मीर को मिला लिया। 1595 में कंधार को जीत लिया, जिसे गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया कहते थे। ठीक है। 1600 ईस्वी में अब इसका साउथ इंडिया की ओर जाना हुआ। तो देखते हैं 1600 में साउथ इंडिया की ओर कूच किया और 1601 में अहमदनगर में जो असीरगढ़ का किला था उसको कब्जे में लिया। यहां अकबर की सेना और अकबर खुद मौजूद था और हार रहा था। तो इस ख्याल से देखें तो अकबर ने कुछ ऐसे दोगले तो हर जगह होते हैं, उनको घूस दिया, मुझे पिछले दरवाजे से एंट्री दो, धन दिया, और इस तरह से बैक साइड से धोखे से असीरगढ़ किले पर कब्जा किया, जिसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। यहां की रानी चांद बीवी थी, अहमदनगर राज्य था, असीरगढ़ का किला इंपॉर्टेंट था, ये अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में। इस किले को जीतने पर इतिहासकार ने लिखा वह कौन सा किला था जिसे अकबर ने चांदी के चाबी, सोने की चाबी से खोला, यानी घूस देकर, विद ओपन विद गोल्डन की। 1604 में अकबर ने चांद बीवी को भी चारों तरफ से घेर लिया, और जब चारों तरफ से घिर गई तो सेल्फ सुसाइड, स्टैब टू डेथ, तलवार मार के मर गई। तो अकबर 2 महिलाओं से युद्ध करता है, चांद बीवी से। यहां तक समझ गए। अब देखते हैं 1602 में अकबर का एकमात्र बेटा जहांगीर जो है वह विद्रोह कर बैठता है कि भाई हमें गद्दी चाहिए, बहुत हो गया। बीमार रहता था, हाफ लीवर का आदमी था, शराब पीता था, बहुत कुछ उसके बारे में है। और उसने क्या किया, लाहौर चला गया और लाहौर में रहते हुए उसने बगावत कर, फिर लाहौर से वो आकर के इलाहाबाद के लाल किले में आ गया और वहां ठहर गया, और लगभग 90,000 फौज के साथ, और कुछ जमींदार सब तो उसके फेवर में थे ही, जैसे जुझार सिंह बुंदेला, बुंदेला किंग, बुंदेलखंड एमपी का, उसी के फेवर में था। लाख समझाया, अकबर नहीं माना, तो अकबर ने अबुल फजल को कहा तुम जाओ, उस बेवकूफ को समझाओ मेरे बाद है कौन। मनसबदार जब चलते थे तो फौज तो साथ चलते थी। तो जब बुंदेलखंड क्षेत्र से निकल रहा था अबुल फजल, तो जहांगीर ने इशारा कर दिया कि रास्ते में निपटा देना। जुझार सिंह बुंदेला की सेना ने जो है अबुल फजल को शर कलम कर दिया, रास्ते मार दिया। यह खबर सुनकर के बहुत दुखी हुआ अकबर, और अबुल फजल की लाश के सामने कहते हैं फुट फुट कर रोया, मित्र भाव था। फिर रुकैया बेगम जो थी, रुकैया बेगम ने अकबर और अपने पुत्र जहांगीर के बीच मध्यस्थता की, तो मीडिएशन की, और आफ्टर आर्बिट्रेशन जहांगीर बोला ठीक है। तो जहांगीर ने 1504 में सरेंडर किया और आ गया आगरा। समझाया बुझाया और लगाया थप्पड़, ऐसा इतिहासकार ने लिखा है, अकबर ने लगाया थप्पड़ और बोला कमबख्त को बंद करो। क्यों? कि शराब पी पी के अपना शरीर बर्बाद कर दिया, तो बाप को तो बड़ा दुख होगा। भले विद्रोह कर दिया लेकिन बाप को तो दुख होगा। और कहा इसको शराब वराब मत देना, क्योंकि वो जुआरी, अफीमची, शराबी सब कुछ था, सब कुलक्षण थे। कहते हैं इतना शराब का शौकीन था कि अगर नहीं देता तो मर जाता। तो कुछ बंदूकची जो थे, बंदूक में ऐसे शराब डाल के ले जाते और उसके उड़ेल देते। ये था जहांगीर। पर जो भी है, इस तरह से आपने अकबर को देखा, और अकबर के समय में
देखते हैं अकबर के समय में एक चित्रकार था। तो एक्चुअली एक बच्चा था जिसका नाम था दसवंत। ये दसवंत छोटा सा बच्चा था, अनाथ था, और गली मोहल्लों में कालिक से दीवारों पर चित्रकारी करता था। कुछ कुछ जैसे बच्चे लोग नहीं बना देते कहीं गाड़ी पे, घोड़े पे, दीवार पे, कोई नहीं, जैसे मेरा बेटा भी इस घर में कहीं चित्रकारी किया हुआ है, तो चित्रकारी कर देता। अकबर की नजर पड़ी, अकबर को लगा ये तो एक अच्छा चित्रकार बन सकता है। तो अकबर ने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ उस बच्चे से बातचीत करो, क्या है नहीं है उसको लेके आओ। दरबार में लाया, पता चला यतीम है, अनाथ है। तो बोला कोई बात नहीं, इसको हम पालेंगे। और अकबर ने उस दसवंत को, नाबालिग को, अपने दरबार में रखा और अपने एक चित्रकार मिस्कीन को कहा कि तुम इसको चित्रकला सिखाओगे। और दसवंत महान चित्रकार बना। मुगल काल का, अकबर के समय का जो एक चित्रकारी है, मास्टरपीस पेंटिंग है, जिसमें अरबी नस्ल का एक घोड़ा है। जब उस तस्वीर को देखिएगा लगेगा जैसे निकल के घोड़ा आ जाएगा, इतना मतलब रियल लगता है। तो दसवंत का घोड़ा यानी अरबी नस्ल के घोड़े की चित्रकारी दसवंत ने की। पर देखते हैं वो समय के साथ थोड़ा विक्षिप्त हो गया, लुनैटिक हो गया, क्रेजी हो गया, और खुद चाकू मार के मर गया। स्टैब टू डेथ, खुद चाकू मार के मरना। तो ये दसवंत था। समझ में आई बात हमारी? अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट मतलब फारसी भाषा में, मतलब ये कि अब तक जितनी भी हिंदी की या फिर संस्कृत की पुस्तकें हैं, या कोई अरबी में है या फिर उर्दू में, और महत्वपूर्ण है, तो उन किताबों को फिर से फारसी में, राजभाषा में ट्रांसलेट करने का काम। इस तरह से देखें तो हमारी एक किताब है कलिया दमन, जिसमें कृष्ण भगवान यमुना के काला नाग के साथ लड़ते हैं और अपना बॉल लेकर के आ जाते हैं खेलने के लिए। तो कलिया दमन को उन लोगों ने फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया और नाम रखा कलीला बा दिमना। तो कलीला बा दिमना ट्रांसलेटेड बुक इन पर्शियन लैंग्वेज फ्रॉम कलिया दमन, ए ग्रुप ऑफ ए स्कॉलर्स, नॉट ए सिंगल पर्सन। पंचतंत्र जो हमारी एक बड़ी पुस्तक है, गुप्त काल में लिखी गई, राज दरबार के राजाओं को, युवराज को मतलब राजनीति सिखाने के लिए। तो पंचतंत्र जिसमें 5 कहानियां हैं, जिसमें एक भी मनुष्य नहीं है, इसमें सभी पशु पक्षी हैं। 5 कहानियां, एक कहानी खत्म होती है, उसी से दूसरी, उसी से तीसरी, उसी से चौथी कहानी निकलती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो पंचतंत्र, इसी का नाम है हितोपदेश। तो पंचतंत्र कहिए या हितोपदेश, जिसे विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति ने लिखा, जो संस्कृत में लिखा है, ठीक है। इन कहानी को इसने अनुवाद करवाया पर्शियन में और नाम रखा अनवार ए सुहेली। तो अनवार ए सुहेली ऐसा ही था। अगली किताब रामायण, और रामायण का ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स मिलकर के लिखा, जिसमें फैजी था और भी लोग थे। तो फैजी इंपॉर्टेंट था, तो रामायण का नाम रामायण ही है। अब रही बात, जो हमारी महाभारत पुस्तक है, उसका ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में बदायूनी और अदर स्कॉलर्स सब मिलके किए। तो बदायूनी ने किया और इस तरह से उसका नाम रखा रज्मनामा। रज्मनामा का अर्थ है युद्धों की पुस्तक, और ही है महाभारत में। तो इस तरह से इन सब किताबों का तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट पर्शियन लैंग्वेज में किसने किया? तो ये समझ में आई बात। तो ये सब चीजें जो हैं अकबर के साथ है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अकबर का ये इंपॉर्टेंस है, मेरा ख्याल है समझे होंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो अकबर के बारे में आप बहुत कुछ जान गए, अब अकबर को मुक्त कर दीजिए, ठीक है ना, सफोकेट हो गया होगा। अब उसके पुत्र जहांगीर की दास्तान हम आपको सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन जहांगीर की दास्तान को रोक दीजिए। एक्चुअली आज तो हमने आपको फ्लैश किया था न्यूज़ कि हम इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे,
जो 10-15 आर्टिकल्स बचे हैं वो, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन। पर बेटा मुझे ध्यान नहीं रहा, जब मैं पढ़ाने के लिए आ गया तो जोश में आकर के हिस्ट्री ही को ही आगे बढ़ा दिया। तो चलिए, अकबर फिनिश्ड हो गया है, यह अच्छा है, किसी और को ना उठाएं तो बेहतर होगा। तो इसको छोड़ दें, हम नेक्स्ट में देखेंगे। हम प्लीज कल आपको वही जो आज का टॉपिक था वो कल हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए, और इस मिस्टेक के लिए क्षमा प्रार्थी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ही पे आज रख लीजिए।